नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा और काफ़ी पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पे बयान वायरल भी हो रहा है रमेश बिधूड़ी का। लेकिन रमेश बिधूड़ी है क्या भला, और रमेश बिधूड़ी की ये राजनीति कहाँ से आती है, ये सब समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिधूड़ी साहब अचानक ऐसे हो गए। बिधूड़ी के इस बयान का मतलब क्या है? अमृतकाल में पहले सत्र में नए सदन में अगर ये बयान आता है तो क्या ये जानबूझकर तो नहीं आ रहा है? बहुत सारी चीजें हमको इसके पीछे दिखाई देती हैं। मैं आपको बिधूड़ी साहब का रिकॉर्ड भी बताऊंगा, बिधूड़ी साहब के हालात भी बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा संरक्षण भी बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण जो उनको मिल रहा है मोदी राज में, बिधूड़ी कैसे फलता फूलता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। सबसे पहले बिधूड़ी क्या है, बिधूड़ी की राजनीति क्या है। अगर आपको इसको समझना हो तो उसके पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, उसी दक्षिण दिल्ली से जिसको दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, उसी दक्षिण दिल्ली से जिस दक्षिण दिल्ली में राघव चड्ढा, जिनसे अभी परिणीति चोपड़ा की शादी हुई है, वो चुनाव हार गए और रमेश बिधूड़ी जीत गया। उसी दक्षिण दिल्ली से जहां बॉक्सर विजेंदर चुनाव लड़ा, हार गया और बिधूड़ी जीत गया। और बिधूड़ी को 2019 में अगर ये जीत मिली है तो इसके पीछे भी मोदी जी का एक बड़ा संरक्षण रहा है। मोदी जी को अगर नहीं पता है कि बिधूड़ी क्या है तो हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आगे जाते जाते पता लग जाएगा। लेकिन आज जिसको आप पहली सूचना मान के चल रहे हैं, ये बिधूड़ी का सिर्फ एक और बयान है। पहले सुनते हैं वो बयान क्या है जिसके कारण पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इनकी पुरानी कहानियां खोलेंगे। शुरू करते, पहले सुन लीजिए बिधूड़ी का आज का संसद का बयान। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात जी बाहर देखो इस मुल्ले को। अगर आपने ये बयान सुन लिया हो तो इस बयान में बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको ये देखता हूं कि ये आरएसएस भले ही अपने आप को बहुत एक सांस्कृतिक संगठन बताती हो, बहुत अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड संस्था बताती हो, संस्कारों की बात करती हो, लेकिन आरएसएस के पास ऐसे नगीने हीरे आपको असंख्य मिल जाएंगे जिसको उसने बहुत प्यार से पाल पोस कर सहेज कर रखा है। अगर आप संस्कारी पार्टी हैं तो रविशंकर प्रसाद बिधूड़ी की इस गालियों पर ठहाके क्यों लगा रहे थे, और हर्षवर्धन जो बहुत सौम्य समझे जाते हैं मुस्कुरा क्यों रहे थे? डॉक्टर हर्षवर्धन को भूलना नहीं चाहिए कि उनके घर में जब एक संवासिनी गर्भवती हो गई थी तो सदन में उनकी आंखों में आंसू निकल आए थे और विपक्ष की दया के कारण इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया गया था। बजट सत्र था, याद कीजिए। संवासिनी कांड आपको नहीं पता है तो बता दूं, इन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को उसमें बुरी तरह घेर लिया गया था। दिल्ली सरकार में जो ऐसे महिलाएं पकड़ी जाती हैं या कहीं मिल जाती हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता है, मान लीजिए कोई वेश्यावृत्ति में पकड़ गई, मान लीजिए कोई भीख मांगते हुए पकड़ गई, तो उन महिलाओं को रखने के लिए एक संरक्षण गृह है जहां पर उन महिलाओं को रखा जाता है। जो बड़े बड़े नेता मंत्री क्या करते हैं, वहां से महिलाओं को अपने घर बुलवा लेते हैं और वो अपने घर के काम कराते हैं, दूसरी तरह की सेवा करा लेते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री होते थे, उन्होंने दिल्ली में अपने घर पे एक संवासिनी को बुला दिया। कुछ समय बाद पता चला कि वो संवासिनी गर्भवती है। दिल्ली विधानसभा में मामला उठा और ये पूछा गया इनसे कि आप ये बताइए कि ये संवासिनी गर्भवती है तो क्यों है? क्योंकि जब वो आपके घर पे थी तो आपके संरक्षण में थी,
और ये फूट फूट के विधानसभा में रोने लगे, वो मेरी बेटी जैसी है, मैं कभी ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तमाम सारी बातें। उसके बाद में जब ब्रेक होता है उसमें बाहर आकर अजय माकन सबको कहते हैं यार अब बहुत हो गया, छोड़ दो। और उसके बाद में मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, और उसके बाद में उस मामले को गया कर दिया जाता है। बाद में जांच होती है और जांच में जो होता है वो ये निकल के आता है कि उसका किसी से प्रेम संबंध था, उससे वो गर्भवती थी। डॉक्टर हर्षवर्धन उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो सौम्य दिखते हैं। अगर वो सौम्य होने की बातें करते हैं, संस्कारी होने की बातें करते हैं, मृदुभाषी हैं, तो आज इस बदतमीजी पर कम से कम चेहरा तो उतर जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए हो, रविशंकर प्रसाद के लिए हो, ये बदतमीजियां कोई असामान्य नहीं है। उनके बीच में रोज होता रहता है, कभी गोली मारो सालों को होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और जिस तरह की भाषा विधूड़ी ने इस्तेमाल की है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से एक लाइन आपको बताना चाहूँगा, और वो लाइन ये थी कि तू बाहर आ, तुझे बाहर देखता हूँ, सारी गालियों से अलग। लेकिन दानिश अली जो है, उसका जो बयान आया वो आपको कहीं अंदर तक चुभ सकता है। वो कह रहे हैं मैं सो नहीं पाया हूँ इस सब को सुनने के बाद। वो कह रहे हैं मैं इस देश की चुनी हुई संसद का सदस्य हूँ, एक सांसद हूँ, मेरे साथ इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो आम लोगों के साथ किस तरह का इस्तेमाल होता होगा। उनकी बात को और साफ कर देता हूँ मैं कि जिस तरह की बदतमीज़ी उनके साथ हुई है, ये बदतमीजी बाहर आम मुसलमान के पास साथ कितनी होती होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस देश में हनुमान जयंती के जुलूस अपना रूट अब मस्जिदों के सामने से बनाने लगे हैं, और वहां पर कैसी संस्कारी भाषा ये लोग निकालते होंगे इसकी भी कल्पना की जा सकती है। और रहा सवाल विधूड़ी साहब का, तो विधूड़ी साहब के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके मुंह से ये जो उग्रवादी, आतंकी, भड़वा, मुल्ले, कटुए जैसे शब्द जो हैं वो नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत भोला बनने की कोशिश कर रही है, और हमारे राजनाथ सिंह जी माफी मांग रहे हैं, और अध्यक्ष जी ने कार्रवाई से निकाल दिया। सिर्फ इतना काफी है क्या? सिर्फ इतना काफी है कि आप कार्रवाई से उस शब्द को निकाल दें, आप उसकी बदतमीजी के सबूत मिटा दें संसद के रिकॉर्ड से, ताकि 5 साल बाद जब ये बातें हों तो रिकॉर्ड में ये शब्द मिले ही नहीं। आप गाली दो और उसके बाद उसको रिकॉर्ड से मिटा दो। क्या प्रिविलेज मोशन नहीं आना चाहिए सदन में? क्या सदन में इस पे विशेषाधिकार के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? कम से कम अलग अलग तरह से 10, 20, 50 सांसद खड़े होके इस पे अपने विचार व्यक्त ना करें? क्यों नहीं इस पे बातचीत हो और ये बताया जाए कि ये किस तरह का व्यक्ति है? लेकिन विधूड़ी साहब जो है वो अचानक संसद में नहीं पहुंच गए, आसमान से नहीं टपक गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इन्हीं बदतमीजियों को सींचा है, उसको बढ़ावा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में उनके इस हद तक पहुंच जाने, अब आगे और तरक्की होगी, याद रखिए। उनको आगे और बड़े बड़े पद मिलने वाले हैं, हो सकता है मंत्री बना लें। तो वो यहां पहुंचे हैं ये जानते हुए पहुंचे हैं कि उस व्यक्ति का जब मुंह खुलता है तो वहां से ऐसी बातें निकलती हैं। एक आपको बयान सुनवा रहा हूं, एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने के बारे में विधूड़ी एक बात बार बार दोहराते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि करप्शन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इस बात को कहने के साथ वो जो कहानी कहते हैं और जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो विधूड़ी का संस्कार आप सुन लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है, वो ये तूने देखना होगा। सिर्फ केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल को तो हर तीसरे दिन इसी तरह से तू तड़ाक, करप्ट है, ये ऐसा है वैसा है, हर किसी के लिए। नेहरू और गांधी के लिए संसद के सोपान पर खड़ा होकर ये रमेश विधूड़ी मीडिया के सामने क्या कह रहा था वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये वीडियो पुराना निकाल कर लाया हूँ, आप सुनिए इसको ज़रूर, ताकि आपको पता लग सके कि इस देश का ये सांसद, जिस सांसद को अचानक देखकर आपको लग रहा है कि वो बदतमीज हो गया, रात को सपना आया, नहीं, उसकी बदतमीजी ही उसकी वो क्वालिटी है जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार तरक्की कर रहा है। ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ये राहुल गांधी और नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बारे में ये बातें कह रहा है।
दिल्ली में जिस तरह से 9 साल की बच्ची की डेथ हुई है, जिस तरह के कई तरह के आरोप उस पर सामने आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वहाँ विजिट किया, कई नेता वहाँ जा रहे हैं। विदुड़ी जी हमारे साथ। विदुड़ी जी, जिस तरह का ये मामला है क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस पर ही सवाल है। केजरीवाल कांग्रेस की विघटनकारी ताकतें हैं, ये हर बात को उल्टा अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी की भी हक के ऊपर राजनीति करते हैं। पहले इनके खानदान में भी राहुल जी के नेहरू ने हमेशा लाशों पर राजनीति की, श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमेशा लाशों पर राजनीति की, इनके डीएनए में है। और केजरीवाल जी का तो पैदाइशी इस प्रकार की है कि वो अनारकी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो नर्सरी है ना अच्छे अच्छे नेताओं को, आप याद कीजिए जेएनयू में घुसे थे 20-25 की भीड़ में, मारपीट करते हुए कई बच्चों के सर फोड़ दिए थे। उसी नर्सरी से, जिस नर्सरी ने एक प्रोफेसर को पीटा था उज्जैन में, उसी नर्सरी से जिसके ऊपर प्रोफेसर की हत्या का भी आरोप लग चुका है, वो एबीवीपी नाम की जो नर्सरी है ना, रमेश विधुड़ी उसी का एक आउटपुट है। और 1983 से भारतीय जनता पार्टी में इसका आदर सत्कार किया जाता रहा है, इसको नर्चर किया जाता रहा है, और इसकी भाषा कभी भी इससे बेहतर नहीं थी जो उसने आज संसद में बोली है। लेकिन ये पार्टी उसको संसद में भेज रही है। 93 में ये आदमी जनरल सेक्रेटरी बना महरौली डिस्ट्रिक्ट का, 96 में इसको पद मिला। इसके बाद 1997 से लेकर 2003 तक बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा दिल्ली प्रदेश का 2003 से लेकर 2008 तक। ये सारे दौर में रमेश विधुड़ी और उसकी भाषा कभी भी अलग नहीं रही। इसके अलावा बताता हूं आपको, बीजेपी प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा 2008 से लेकर अभी तक है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इसने जो है वो उसमें 3 बार ये विधायक रह चुका है। अब आप सोचिए, एक आदमी इस तरह का आचरण, 3 बार आपने विधानसभा का टिकट दिया, 2014 में आप उसको दिल्ली का संसद का टिकट दे देते हैं। और ये वो आदमी है जिसको आपने 2014 में संसद का टिकट दिया, जो रामलीलाओं में जाकर, हिंदू धर्म की रामलीलाओं में जाकर भी भद्दी राजनीति करता है। यही वो बच्चे की कसम और ये सारी बातें केजरीवाल वाली एक रामलीला के मंच पे बोला, तो रामलीला के आयोजकों ने कहा कि विधुड़ी साहब, ये भगवान का स्थान है, यहां प्लीज राजनीति ना करें। और हमको अब ऐसा लग रहा है हमने आपको बुला के गलती की है। इसका भी वीडियो सुनिए। मेरा उनसे निवेदन है, ये रामलीला के मंच पे राजनीतिक बात नहीं किया करें। राजनीतिक मंच बहुत ऊंचे हैं जिसमें अपनी बातें रखती हैं। हमने हाथ नहीं जोड़े, हमें बुलाइए। नहीं, भारत की संस्कृति राजनीति की बात ही नहीं कर रहे। विधुड़ी जी, हम आपका सम्मान हमने करते राजनीति हैं। की बात ही नहीं की। यहाँ हर हमने तो प्रकार भारत की संस्कृति की बात की है, मत बुलाइए। अपने बच्चों की कसम खाते हैं, ये सब कहना अच्छी बात नहीं है। हमें बहुत पीड़ा हुई है आपके शब्दों से। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चोर कहोगे, पीड़ा होगी, क्या होगा? रमेश विधुड़ी 2019 में फिर टिकट पाते हैं, मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं और उनको 14% वोट मिलते हैं। अब जो बार बार कहते हैं ना कि देखो जी वो चुनकर आए हैं, तो क्या अब ये चुनकर आया हुआ विधुड़ी जो बोल रहा है, इसको क्या राष्ट्र की एक ऐसी स्टैंडर्ड भाषा मान लेनी चाहिए? क्या एक ऐसी भाषा मान लेनी चाहिए कि अब ये भाषा इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि 54% लोगों से इसको वोट मिला है? दुर्भाग्य इस बात का है कि हम इस देश में संस्कार, हिंदू परंपरा, ये वो जितनी बातें सुनते हैं, वो सब बातें इस तरह के लोगों के साथ चल रहे हैं। इनको भी खाद पानी दिया जा रहा है और वो बातें भी साथ की साथ चल रही हैं। क्या एक बार भी रमेश विधुड़ी का, जो मैंने अभी केजरीवाल को लेकर भद्दा बयान सुनवाया कि उसका बच्चा क्या पड़ोसी का है, ये बात जो पब्लिक मीटिंग में बोल रहा है, क्या ये मैंने बहुत कम बयान कम समय में निकाले हैं। बहुत सारी, मैं 25-30 तो अपने कानों से सुन चुका हूं उनके अलग अलग टीवी चैनल्स पे, यहां वहां। क्या एक भी बयान नहीं पता था? डॉक्टर हर्षवर्धन तो पूरी जिंदगी विधुड़ी के साथ में पॉलिटिक्स करते रहे, कभी उनको ये बदतमीजी पहले नहीं पता थी। आज वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो भाई हंस क्यों रहे थे आप? इसमें हंसने की क्या बात थी कि कोई किसी को भद्दी भाषा में कुछ कह रहा है, कोई किसी को क्या बोलूं मैं, गंदी गंदी गालियां दे रहा है।
और इसके साथ ही एक चीज़ और समझ लेनी पड़ेगी, आप लोग जो सभ्य लोग हैं उनके लिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकलों को छोड़ दीजिए, उनका दिमाग तो बिधुड़ी से भी बुरा हो चुका है। जो भाषा और जो शब्दावली आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा, कटुआ संसद में इस्तेमाल की गई है और एक सांसद के लिए इस्तेमाल की गई है, जा जा चल चल तुझे तो मैं बाहर देख लूँगा, क्या ये भाषा इस देश का नया नॉर्मल होने जा रहा है? और अगर उस एक पावरफुल सांसद के साथ ये हो सकता है तो सड़क पर जो अब्दुल पंक्चर मनाता है उसके साथ आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करते होंगे, एबीवीपी के लोग क्या करते होंगे? जो एक गरीब आदमी कहीं पे दुकान लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके साथ इनका रवैया क्या रहता होगा? इसको एक सैंपल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो ये मुसलमान के लिए आरएसएस और बीजेपी की धारणा, राय, भाषा, विचार, संस्कार जो चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि ये हो रहा है। और बीजेपी का जो सबसे सौम्य चेहरा है वो डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हमेशा फुफकारते रहते हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी रविशंकर प्रसाद को हंसते हुए देखा ही नहीं होगा आपने, लेकिन वो आज हंस रहे थे। तो जो सीन जो दिख रहा है ना, ये अपने आप में समझने की जरूरत है कि हमारी राजनीति कहां जा रही है। अमृतकाल में संसद का सत्र, नए सदन में पहला सत्र, और उस सत्र में ये भाषा ठप्पा लगाकर आई है। और याद रख लीजिए, इनको संरक्षण मिलेगा, इनको बढ़ावा मिलेगा, इनको समर्थन मिलेगा। 25 उदाहरण है। जो भी इस तरह के काम करके घिरा है उसको बाद में इनाम ही मिला है। वीरेंद्र सिंह, एक महिला को उनके राज्य की सड़कों पर परेड कराया गया था और उसके मामले में एफआईआर तक नहीं लिखी थी, उस वीरेंद्र सिंह को बचा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, उनकी भाषा, उन पर लगे आरोप सब जानते हैं, बचा रहे हैं। कुलदीप सिंह विधायक, बलात्कार किया, बच्ची के बाप को मार दिया, बहन के साथ भी हार कर उस लड़की ने लखनऊ में जाकर खुद पे मिट्टी का तेल डाला। मीडिया में कुछ लोग थे जिनकी नाक पे शर्म थी, बाकी तो सब उनकी जुबान की, जिसको थार कहते हैं ना, वो तलवे चाटने से चली गई है। और वो लोग वहां पर उस मसले को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रायल कराई, उत्तर प्रदेश से बाहर, तब जाके उनको सजा मिली, वरना उनको संरक्षण मिला हुआ था। उस आदमी से मिलने के लिए जेल के अंदर साक्षी महाराज जाते हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, कुलदीप सिंह से मिलने जेल में जाते हैं, रिकॉर्ड पे है। ये संस्कार है भाई साहब, संस्कार, धर्म, ये हमारी परंपराएं, इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं। भगवान राम का नाम लेने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेने वाले लोग हैं। अटल जी के स्टेट होम मिनिस्टर थे स्वामी चिन्मयानंद, बलात्कार का मुकदमा था, केस वापस हो गया है, पता कर लीजिएगा कैसे हुआ। जब पावर में सरकार होती है और वो कहती है तो आपको 10 बार मुकदमा वापस लेना पड़ता है। कितने मामले, और इस तरह के लोगों को सबको संरक्षण मिला है। एक राघव जी थे, वो तो नौकर के साथ में बहुत सारा कांड, उनके वीडियो आया था, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री होते थे, वो भी छूट गए, अभी बागिजत बरी हो गए हैं। मिलता है संरक्षण, दिल से कभी माफ नहीं करूंगा वो भोपाल वाली जो साध्वी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा। अब लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो आतंकवाद में उनको फंसा दिया गया था। अरे भाई, एक महिला के खिलाफ जांच चल रही है आतंकवादी मामले की, कई साल तक जांच चलती रहती है, और वो जांच जब अपने नतीजे पे पहुंचने वाली होती है उसमें सबूत हैं, गवाह हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सरकार बदलने के बाद आप नए सिरे से कहते हैं जांच करूंगा। तो इतने साल बाद जब दोबारा से जांच करेंगे तो ना तो गवाह मिलेंगे, ना सबूत मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा, पावर आपके साथ में, तो आपको छूट ही जाना है। फिर आप बोल दो जी ये अदालत से भरी हुई है। झूठा फंसाया गया था। दुर्भाग्य, इस देश में
इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो विधूड़ी साहब की हैं, इसको समझ लीजिए ये संरक्षित कौम के हैं, और विधूड़ी साहब जिंदगी में जो कुछ हैं वो शायद इन्हीं गुणों के कारण है। ये होना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारियां इस विषय पे आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर काफ़ी हो तो दूसरे लोगों को भी मिलने दीजिए, वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।